नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरे और चौथे लेक्चर में इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी के तीसरे और चौथे लेक्चर में मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था, जिसमें पहला और दूसरा पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम टर्मिनोलॉजी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। यह वह टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? ये मोज़ेक। ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें क्या होता है कि हल्के हरे रंग के धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं। यह एक वायरल डिजीज है। ये विषाणु के कारण होती है। इसमें क्या होता है, हरे पत्तियां और फलों पर सामान्य और हल्के हरे रंग के और कुछ पीले रंग के अनियमित विविध आभा वाले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे जो होते हैं ये हरे हो सकते हैं, हल्के हरे या पीले हो सकते हैं। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है मोज़ेक का कि अगर ऐसे जिगजैग टाइप से ऐसे धब्बे बन रहे हैं, वो धब्बे चाहे हल्के हरे रंग के हों या पीले रंग के हों, उनको हम मोज़ेक कहते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, तंबाकू की पत्ती है, तंबाकू की पत्ती में ये रोग ज़्यादा लगता है, इसको मोज़ेक रोग कहते हैं। ये कैसा है? वायरल डिजीज है। फिर अगला क्या है? बिल्ट यानी कि म्लान। इसमें क्या होता है कि मान लो कि गर्मी का समय है, सिंचाई हो नहीं पा रही है पौधे में, तो सिंचाई नहीं होगी और गर्मी है ज़्यादा, तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन पौधे में होगा ज़्यादा। गर्मी ज़्यादा रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। और पानी की सिंचाई हम कर नहीं रहे हैं, खेत में पानी जा नहीं रहा है, तो जल में पानी की, पौधे में पानी की कमी हो जाएगी। अब पौधों में जब पानी की कमी हो जाएगी तो पौधे सूखना शुरू कर देंगे, तो वो इसी प्रकार से सूखेंगे, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और ये मुरझुला जाएंगी, ऐसे नीचे की तरफ लटक जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? विल्टिंग कहते हैं। ये भी एक प्रकार का सिम्टम है। फिर अगला क्या है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जैसे दो युग्मज है। कौन सा? एक ये फीमेल युग्मज है और एक ये मेल युग्मज है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो मिल जाने के बाद एक लैंगिक संरचना बनाएंगे। ठीक, तो इस लैंगिक संरचना को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। देखो, एक ये मेल मिल गया और ये फीमेल मिल गया और दोनों मिलकर ये क्या बना लिए? एक लैंगिक संरचना बना लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ये जानते हो कब होता है जाइगोट? जाइगोट होता है जब मेल और फीमेल के मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जब दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उसके बाद जो सबसे पहली संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। यही जाइगोट धीरे धीरे चल के भ्रूण और बाद में सीड या अलग दूसरी संतति के रूप में विकसित होता है। फिर अगला है डिजीज। डिजीज क्या होता है? एक तो मैंने बताया था रोग कारक या रोग जनक, जिसको हम पैथोजन बोलते थे। वह है ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से रोग होता है, उसे हम क्या कहते थे? पैथोजन या रोग जनक। लेकिन अब रोग क्या होता है? रोग यानी कि देखो लिखा है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है डिस और ईज। तो डिस का मतलब होता है नहीं, क्या होता है? नहीं। और ईज का मतलब होता है आसान। ठीक, यानी कि आसान नहीं, पौधा अपने आप को आसान या सुरक्षित या नॉर्मल नहीं महसूस कर रहा है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? डिजीज। पौधे में किसी प्रकार का विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, जो उसकी सामान्य संरचना, क्रिया और आर्थिक मूल्य में व्यवधान उत्पन्न करती है, चाहे उसका आर्थिक घाटा करे या उसकी क्रिया विधि में घाटा करे, चाहे वो भोजन न बना पा रहा हो, वो सूखने लगे, या उसकी जो फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो उसके फंक्शन है वो प्रॉपरली काम ना कर पा रहे हों, पौधे की संरचना में अंतर हो रहा हो, तो इस प्रकार के सिम्टम जब डेवलप होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। अब देखो अगला क्या है? ससेप्टिबिलिटी यानी कि रोगग्राहिता। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? रोगजनक अथवा अन्य क्षति उत्पन्न करने वाले कारक जो प्रभाव का प्रतिरोध करने की असमर्थता। देखो, जैसे मान लो कि ये पौधा है और एक ये रोगजनक है, तो जब यह पैथोजन जो है यानी कि ये रोगजनक जो है, ये रोगजनक इस पौधे पे आके लगा, इस पे इन्फेक्शन किया और इसको बहुत जल्दी ही रोग ग्रसित कर लिया। इसके पास क्षमता नहीं थी कि इसको रेजिस्टेंट कर पाए, इसको रोक पाए, यह रोग डेवलप होने से रोक पाए।
इस पौधे के अंदर क्षमता नहीं थी। तो इस क्षमता ना होने को हम क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। समझ गए? अब आसान से शब्द में ऐसे समझो कि जब कोई पैथोजन किसी पौधे पर आक्रमण करता है तो उस पौधे का उस पैथोजन पर रेजिस्टेंट ना होने की या प्रतिरोध ना कर पाने की जो क्षमता होती है, यानी कि अक्षम होता है, वो उस रोग को डेवलप होने से रोक नहीं सकता। तो इस अक्षमता को यानी कि इस विपदा को, इस असमर्थता को हम क्या कहते हैं? ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। आप ससेप्टिबल वह पौधा जिसमें कोई पैथोजन लगा और जल्दी से उसमें सिम्टम अपनी इन्फेक्शन उत्पन्न कर दिया, तो इस प्रकार के पौधे को हम क्या कहते हैं? ससेप्टिबल कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक मोज़ेक वायरस आया, तंबाकू पे लग गया, तंबाकू पे लगा और कुछ ही दिनों में जल्दी से ही क्या किया? इस पे तंबाकू के पौधे पे अपना रोग उत्पन्न कर दिया, अपना सिम्टम उत्पन्न कर दिया। तो इससे हम क्या कहेंगे कि तंबाकू का जो पौधा है ये मोज़ेक वायरस के प्रति ससेप्टिबल है। देखो लिखा क्या है, वह पौधा या उसकी जाति जिसमें एक रोगजनक या रोग के आक्रमण का प्रतिरोध करने की वंशागत क्षमता ना हो, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? ससेप्टिबल कहते हैं, अर्थात संक्रमण के लिए उपयुक्त। इसमें संक्रमण जल्दी से हो जाता है। संक्रमण का अगर विरोध नहीं करेगा तो संक्रमण हो ही जाएगा। बात सही, सिंपल सी बात है। अब अगला क्या है? डिजीज साइकिल। डिजीज उत्पन्न होने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं, डिजीज के स्टार्ट होने से लेके, संक्रमण से लेके और पौधे में डेवलप होने तक ये जो पूरी साइकिल चलती है डिजीज की, इसी को हम डिजीज साइकिल कहते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा क्या है, पौधों में रोग विकास में सम्मिलित घटनाओं का क्रम जिसमें रोगजनक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं तथा परपोषी पर पड़ने वाले प्रभाव सम्मिलित हैं। जो रोगजनक है उसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं और जो परपोषी हैं उस पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, इनका जो सम्मिलित एक प्रभाव है उसी को हम क्या कहते हैं? डिजीज साइकिल कहते हैं। पैथोजन या पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला जीवीय, मध्यजीवीय, अजैविक कारक, बायोटिक, एबायोटिक और इंटरमीडिएट कारक जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पैथोजन। जो जीव या कोई भी चीज जो पौधों में डिजीज उत्पन्न करती है उसको हम क्या कहते हैं? रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। वह जीव जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। शॉर्टकट में आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। किसी रोगजनक या अजैव कारकों की क्रिया को मंद करने या दबाने के लिए परपोषी की क्षमता। जैसे कि मान लो एक ये मोज़ेक वायरस है और ये क्या है? पौधा है, किसका? तंबाकू का। अब ये मोज़ेक वायरस जब इस पे लग रहा है तो इस पे अगर आसानी से लग जाएगा तो ये पौधा हो जाएगा ससेप्टिबल, और अगर इस पे नहीं लग पा रहा है, ये आक्रमण तो कर रहा है लेकिन इसमें अपने सिम्टम डेवलप नहीं कर पा रहा है, ये जो वायरस है इस पौधे पे अपना सिम्टम नहीं डेवलप कर पा रहा है, यानी कि पौधे को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो किसी क्षमता के थ्रू पौधा ये रोक रहा होगा। जैसे मान लो अभी मुझे कोई मार रहा है तो मैं अपना हाथ लगाऊंगा, तो मैं जो अपना हाथ लगा रहा हूं तो मेरे अंदर वो हाथ लगाने की जो क्षमता आ रही है उसके प्रहार को रोकने के लिए उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। पौधा अपने रोग न उत्पन्न करने की जो क्षमता उत्पन्न कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंसी एक प्रकार की क्षमता होती है और रेजिस्टेंट क्या होता है? पौधा जिसके अंदर रेजिस्टेंसी पाई जाती है, जिस पौधे के अंदर किसी रोग के उत्पन्न न करने की रेजिस्टेंसी पाई जाती है उसी पौधे को हम रेजिस्टेंट कहते हैं। रेजिस्टेंसी एक प्रकार का क्या है? रेजिस्टेंसी एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव है और रेजिस्टेंट जो है ये एक प्रकार का नाउन है। रेजिस्टेंट क्या होता है? पौधा होता है और रेजिस्टेंसी एक प्रकार की क्षमता होती है। फिर होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा प्राणी जो रोगजनक को संचारित करने में समर्थ होता है, मतलब ये डाकिया का काम करता है।
वेक्टर जो होता है ये डाकिया का काम करता है। ये कोई एक पौधा है और ये एक रोगजनक है। अब इस रोगजनक को, इस पैथोजन को जो चीज यहाँ तक लेके आएगी, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे सॉयल हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो हो, जो यहाँ पर लेके आएगा इस पौधे तक, उसी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। उसके बाद इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। एक तो रेजिस्टेंसी होती थी। रेजिस्टेंसी में क्या होता था कि पौधे पे रोग जाता था लेकिन उस पे लक्षण उत्पन्न नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पौधा इफेक्ट नहीं होता था, अफेक्टेड नहीं होता था। पौधा अफेक्टेड होता था लेकिन कम होता था, लक्षण उत्पन्न नहीं होते थे। फिर ये है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या होता है? पूर्ण रूपेण रोग विमुक्त, मतलब 100% रोग से मुक्त होगा ये पौधा। जैसे कि मान लो कोई इम्यून पौधा हो जिसमें मोजेक ना लग रहा हो, तो उसमें अगर मोजेक का वायरस आएगा तो उसमें बिल्कुल भी सिम्टम उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की क्षमता को, योग्यता को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। फिर एक होता है सिम्टम। सिम्टम क्या होते हैं? एक तो होता है सिम्टम, एक मैंने अभी पहले या दूसरे पार्ट में पढ़ाया था, साइन यानी चिन्ह। चिन्ह क्या होता है? जब पैथोजन से रिलेटेड कोई चीज दिख जाए, चाहे पैथोजन दिख जाए, चाहे पैथोजन का अंडा दिख जाए, या पैथोजन के एक्सक्रीट दिख जाए जो उत्सर्जन किया है पैथोजन ने, या कोई काला चूर्ण दिख जाए पैथोजन का, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं, यानी कि चिन्ह कहते हैं। और ये है लक्षण। इसको क्या होता है कि जैसे मान लो इस पौधे पे लगा कोई रोग, अब ये पौधा जो सिम्टम उत्पन्न करेगा, क्या? जो परिवर्तन और जो प्रभाव दिखाएगा। जैसे मान लो कि इस पौधे पे अगर कोई बिल्टिंग लग गई, ठीक, बिल्टिंग लग गई तो ये पौधा पीला पड़ जाएगा, इसकी पत्तियां मुलझुला जाएंगी। तो पौधे का पीला पड़ना और मुलझुला जाना, इस अवस्था में, बिल्टिंग की अवस्था में पत्तियों का जो पीला पड़ना है, उसका मुलझुला जाना है, ये क्या है? एक प्रकार का लक्षण है जिससे हम ये पता कर पा रहे हैं कि हाँ इसमें बिल्टिंग लग गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिम्टम कहते हैं। फिर अगला क्या है? कैरियर। एक ऐसा पौधा या जीव जो एक संक्रामक को रखता हो और इस पर उस कारक से उत्पन्न रोग से संतुष्ट लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। जैसे कि कोई एक पौधा है, इस पौधे पे कोई रोग लगा है, अब ये क्या होगा? इसमें तो रखे रहेगा इसको। कैरियर का मतलब लेके चलता है। जैसे मान लो ट्रक में प्याज लदी है, तो प्याज, ट्रक जो है वो कैरियर का काम कर रहा है। क्या ट्रक प्याज को खा रहा है या प्याज को इफेक्ट डाल रही है ट्रक पे? कोई नहीं, केवल वो रखे हुए है प्याज, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहा है। तो इसी को ही कहते हैं कैरियर। एक ऐसा पौधा या जीव को एक संक्रामक को रखता है, मानिए मतलब कि एक पैथोजन को जो रखता है, परंतु इस पर उस कारक से उत्पन्न रोग से सुस्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं। समझ गए? मतलब इसमें तो रोग रहेगा लेकिन कोई स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं होगा कि हाँ इस पे रोग है कि नहीं है, लेकिन रहेगा उसमें। अगर उससे कोई दूसरा पौधा इफेक्ट कर जाएगा, उससे टच कर जाएगा, तो जो पौधा टच हुआ है उसमें तो लग जाएगा रोग, लेकिन इस पौधे पे रोग रहेगा लेकिन रोग उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक, तो यही होता है क्या? वाहक होता है कैरियर। अब लेसन क्या होता है? विच्छप, जिसे हम विच्छत कहते हैं। ये विवर्णित रोगी ऊतक या एक सीमित क्षेत्र, जैसे ये मान लो एक इसमें रोग लग गया है। क्या लग गया है? रोग। ये क्या हो गया है? हाइपरट्रॉफी टाइप का एक सिम्टम इसमें डेवलप हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि इस क्षेत्र में देखो ये तना मोटा सा हो गया है, तो इसी मोटे हुए तने को हम क्या कहते हैं? लेसन कहते हैं। एक प्रकार का सिम्टम होता है जो पौधे डेवलप करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लेसन, यानी कि विक्षत। उसके बाद रॉट होता है। रॉट क्या होता है? एक कवक या जीवाणु, चाहे वो फंगस से हो या बैक्टीरिया के संक्रमण के फलस्वरूप, जब फंगस या बैक्टीरिया किसी पौधे में संक्रमण या इन्फेक्शन कर देता है तो उसमें गूदेदार जो ऊतक होते हैं इनका मृदुकरण हो जाता है, यानी कि ये ऐसे हो जाते हैं जैसे लगता है जैसे सड़ गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा इसमें सिम्टम उत्पन्न हो जाता है और ये प्रायः विघटन करने लगते हैं। तो ये क्या हो गया? इस प्रकार का ऐसे सफेद सफेद जो दिख रहा है संतरे में, ये ऑरेंज में, इसी को हम क्या कहते हैं? रॉटिंग कहते हैं। फ्रूट रॉट ये बहुत
इम्पोर्टेंट बीमारी है, बहुत फ्रूट में लगता है। जब हम आप लोगों को फ्रूट के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे फिर कौन कौन से फ्रूट में लगता है रॉटिंग बीमारी। ठीक, तो आज के लिए हम केवल इतना सिम्टम जान लेते हैं कि इसमें जो इसके गूदेदार ऊतक होते हैं ये मृदुकरण, विवर्धन और प्रायः विघटन होने लगता है इनका। ठीक, ये लगता है जैसे सड़ने लगे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रॉट। उसके बाद फिर क्या है, इंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। ये जितने भी प्रकार के 4-5 प्रकार के डिजीज हैं इनके बारे में आपको अभी कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम डिजीज डेवलपमेंट के बारे में जब बताएंगे, डिजीज का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम ये 4-5 टर्मिनोलॉजी जो है इसको हम बिल्कुल कंफर्म कर देंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी आप एंडेमिक के बारे में समझिए। एंडेमिक एक ऐसा रोग होता है जो किसी एक पार्टिकुलर देश में या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या किसी एक पर्टिकुलर जगह में नियमित रूप से हर साल आता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक डिजीज। जैसे कि जो रूट नॉट निमेटोड है, पौधे रूट नॉट निमेटोड जो आलू में लगता है वो आलू की जड़ों में गांठ बना लेता है। तो ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहाँ पे, नीलगिरी हिल्स पे ये डिजीज हर साल आती है, फ्रिक्वेंटली आती रहती है। तो ये डिजीज उस जगह पे, यानी कि निमेटोड जो है उस जगह पे किस तरीके का है, एंडेमिक टाइप का है, समझ गए, एंडेमिक। और फिर डाईबैक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब मरना और बैक माने पीछे। पीछे से मरने का मतलब कि सबसे पहले इसकी पत्तियां सूखेंगी, फिर इसकी छोटी शाखाएं, फिर बड़ी शाखाएं, और अगर उनको रोका नहीं गया तो ये नीचे तक धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, इनकी जड़ें तक सब सूख जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईबैक, यानी कि सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ पत्तियां और इसके टिश्यू ये सब डेड होने लगेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईबैक कहते हैं। देखो लिखा क्या है, रोग या ऊतक क्षयी लक्षण, कोई एक डिजीज या कोई ऊतक को मारने वाला लक्षण जिसमें प्ररोह मतलब इसकी ऊपर की शाखाएं और इसकी मोटी शाखाएं और जड़ का क्रमित मृत्यु हो जाती है। मतलब सबसे पहले प्ररोह मरेगा, फिर शाखाएं मरेंगी, फिर जड़ें, इसकी मृत्यु हो जाती है, जो सामान्यतः सिरे के ऊतकों से आरंभ होती है, यानी कि बिल्कुल ऊपर के ऊतक से आरंभ होगी और धीरे धीरे मारते मारते नीचे तक चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईबैक कहते हैं। ये भी एक प्रकार का सिम्टम है। अब एक है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज केले में लगने वाली बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। मतलब कि आप लगभग अगर 1 दर्जन केला लेंगे तो उसमें 10-20 स्पॉट किसी न किसी केले पे तो जरूर मिल जाएगा एंथ्रेक्नोज का। ये इतना प्रभावकारी डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे पादप रोगों का सामान्य नाम जिनमें तने, पत्तियों और फलों पर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस प्रकार का काला काला धब्बा अगर बन जाएगा पत्तियों पर या फलों पर या पौधे के किसी और भाग पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रेक्नोज कहेंगे। तो ये हो गया एंथ्रेक्नोज की बात। अब आगे देखते हैं क्या है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है, परपोषी में रोगजनक का स्थानीयकरण। जैसे मान लो कि ये पौधा है, ये उसकी पत्तियां होती हैं, ये जड़ है, और ये क्या है, एक पैथोजन है, यानी कि रोगजनक है। जब ये पैथोजन इस पे आएगा तो यही आने की प्रक्रिया को यहाँ पहुंच गया तो हो गया इन्फेक्शन, कर दिया इन्फेक्शन, तो ये हो गया इन्फेक्शन। परपोषी में रोगजनक का स्थापित होना, यहाँ से आया इसमें, इस पौधे में स्थापित हो गया, तो स्थापित हो गया तो मतलब इन्फेक्शन हो गया, तो इसे इन्फेक्शन कहते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, ये सिम्टम का ग्रुप होता है। कई प्रकार के जो सिम्टम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। जैसे मान लो कि मुझे अगर टाइफाइड हो गया है या मुझे मलेरिया हो गया, मान लो मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया में क्या होगा, एक सिम्टम तो ये आएगा कि मुझे सर्दी लगेगी, ठीक, दूसरी कि मुझे जुकाम होगा, तीसरा मेरा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद मेरे शरीर में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो तमाम 3-4 प्रकार के जो सिम्टम हैं इनको हम मिला के क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इसी सिंड्रोम से हमें पता चल जाता है कि हाँ इसको मलेरिया हुआ है। विभिन्न लक्षणों का एक समूह जो किसी रोग के गुणों को बताता है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, आपको बुखार भी है और ये खांसी सही नहीं हो पा रही है, तो ये तमाम प्रकार के जो सिम्टम है आपको कोरोना के लक्षण दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो लक्षणों का जो समूह है इसी को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो उसके बाद सिस्टेमिक, ये सिस्टेमिक यूज किया जाता है
किसी प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या केमिकल में जो कीड़े को या रोग को नष्ट करता है, जो फंगस को नष्ट करता है, तो ये उस लिए यूज किया जाता है। तो सिस्टेमिक क्या होता है, ये एक सिस्टम से पौधे को एक सिस्टम से किसी रोग को या किसी खरपतवार को या किसी जीव को, किसी कीड़े को जो हानिकारक है उसको मारते हैं। जब हम कोई केमिकल छिड़कते हैं तो अगर वो केमिकल सिस्टेमिक है तो एक सिस्टम से मारेगा। सिस्टम से मारने का तात्पर्य क्या है, ऐसा रोगजनक रसायन जो भीतर ही भीतर पौधे के शरीर में फैलता है, उसके पौधे के अंदर चला जाएगा और फिर अंदर जाके जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो उसकी दैहिक क्रियाएं हैं, उनकी दैहिक क्रियाओं में परिवर्तन कर देगा। ठीक, तो उनके अंदर अगर परिवर्तन कर देगा तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 2,4-D ये एक प्रकार का हार्मोन है। ये क्या करता है, वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब जब इसको हम 20 ppm या उससे कम डालेंगे तो ये हार्मोन का काम करेगा। लेकिन अगर हम इसको 20 ppm से ज्यादा 200 ppm तक देंगे तो ये क्या करेगा, ये हर्बिसाइड का काम करेगा, सिस्टेमिक हर्बिसाइड। इसमें क्या होता है कि पौधे के ये अंग में चला जाएगा, फिर जाके वहां पे पौधे की ग्रोथ को एक बैग बढ़ा देगा। पौधे की ग्रोथ तो कसके बढ़ जाएगी, एक बैग बढ़ जाएगी क्योंकि 2,4-D पड़ गया है। लेकिन पौधे को न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी एक बैग थोड़ी बढ़ पाएगी। पौधे के लिए न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी एक बैग बढ़ नहीं पाएगी। जैसे मान लो कि आप 2 रोटी खाते हैं, किसी दिन आपको कुछ ऐसा हो गया कि 20 रोटी खाने का मन करने लगे, तो अगर आपको 2 रोटी खाने का आदत है और 2 ही रोटी आप बनाए हैं तो 20 रोटी कहाँ से खा पाएंगे, तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। उसी टाइप से पौधे भूख से ही मर जाते हैं। तो ये प्रकार का एक जनरल प्रकार का सिम्टम होता है जिससे पौधे मरते हैं। तो ये क्या हो गया, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में क्या होता है कि पौधा एक सिस्टम से पौधे के शरीर में जाता है और वहां पे फैल के उस पौधे को या उस जीव को, उस कीड़े को या उस फंगस को जिसको हम मारने के लिए छिड़के हैं उसको मार देता है। तो उसको हम सिस्टेमिक कहते हैं। उसके बाद ऑटोट्रॉफी मतलब स्वपोषित। नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब अपने से, स्वयं से, और पोषित मतलब पोषण प्राप्त करने वाला। स्वपोषित ऐसा जीव जो उपापचय क्रिया के लिए ऊर्जा का उपयोग प्रकाश से अथवा अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से करने में समर्थ होता है। जैसे कि मिट्टी से उसने न्यूट्रिएंट लिया, कोई पौधा है, पौधा क्या है, स्वपोषी है, उसने मिट्टी से न्यूट्रिएंट लिया और सनलाइट लिया सूर्य से, और इनसे फोटोसिंथेसिस करके उसने अपनी एनर्जी बना ली, उसने स्टार्च बना लिया, प्रोटीन बना लिया और तमाम प्रकार के न्यूट्रिएंट जो उस पौधे के लिए आवश्यक थे उसको बना लिया। लेकिन हमको यानी कि मनुष्य को ये स्वपोषी नहीं होते हैं, मनुष्य परपोषी होता है। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटीन चाहिए, लेकिन हम प्रोटीन बना थोड़ी पाते हैं। तो प्रोटीन के लिए हमको दाल खानी पड़ेगी या मछली खानी पड़ेगी या प्रोटीन से दूध पीने पड़ेगा। तो प्रोटीन के जो और स्रोत है हमको उससे लेना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं होता जी कि हमको थोड़ा सा वो दे दिया जाए, थोड़ा सा नाइट्रोजन ले लें, थोड़ा सा हाइड्रोजन ले लें, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लें, थोड़ा सा कार्बन ले लें और ये सब लेने के बाद खा लें और खाने के बाद हमारे शरीर में प्रोटीन बन जाए। ऐसा नहीं होता है, हमको प्रोटीन डायरेक्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, वही जो सुपोषी होते हैं उन्हीं को हम खा लेते हैं। जैसे गेहूं में प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, हमको ये चाहिए, हमने ले लिया। लेकिन गेहूं क्या करता है, अगर उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एनवायरमेंट से और मिट्टी से ले लेगा और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके वो कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। लेकिन हमको अगर चाहिए कार्बोहाइड्रेट तो हमको पौधे से ही लेना पड़ेगा। तो जो स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो परपोषी होते हैं ये अपना भोजन स्वपोषियों से लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्वपोषी। उसके बाद क्लोरोसिस, हरितमहीनता। नाम से ही पता चल रहा है हरिमा। हरिमा का मतलब जो हरी हरी चीजें हैं उनका हीन हो जाना, उनका हट जाना। अगर पौधों की पत्तियां जो होती हैं, पौधों की पत्तियां ये पीली होती हैं, हरी होती हैं, गड़बड़ हो गया। पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। लेकिन जब क्लोरोसिस होता है तो ये पत्तियां देखो ये पीली पड़ रही हैं, तो इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हरा, ऐसे समझ सकते हो। क्लोरोफिल हरा ही नहीं होता है, केवल क्लोरोफिल हरा। ठीक, कई प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पौधों में। तो कोई क्लोरोप्लास्ट लाल होता है, कोई सफेद होता है जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जो और कलर लाल या पीला देता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं,
और ये जो होता है हरे कलर का, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो पौधे में लवक पाया जाता है, इन्हीं लवक की हीनता हो जाना जिससे ये पीले पड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस, यानी कि क्लोरोफिल की कमी हो जाना क्लोरोसिस कहलाता है। देखो क्या लिखा है, पादप रोग का एक अजीवी अविकसित अविकासी लक्षण, यानी कि जिसके पौधे जिसमें पौधे के सामान्य हरे ऊतक परहरित विनाश के कारण परहरित विकास में आंशिक असफलता के कारण पीले पड़ जाते हैं। मतलब इसमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये पीले पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार के सिम्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। Thank you for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel. Success with Smart Learning with Suga Classes with Agriculture. Thank you all. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल।